गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूँ आपके लिए NCERT सार्वज को लेकर। आज सैटरडे की क्लास है। आज वैसे स्लॉट तो दूसरा खाली था, लेकिन बहुत अधिक लंबी क्लास नहीं लेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा मीटिंग वगैरह के लिए भी जाना होता है सैटरडे के दिन। देखते हैं कितनी देर यह क्लास चलती है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम पार्ट चल रहा है, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर करेंगे और फिर इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम लोग शिफ्ट करेंगे। जो सेकेंड पार्ट है आपका, यहाँ आज ये फिनिश हो जाना चाहिए, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। बहुत अधिक क्रक्स नहीं है, ये हमारा आज फिनिश हो जाना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग इसमें ही चलेंगे, खिलजी और तुगलक वंश को देखेंगे। जो चैप्टर नंबर 7 होगा आपका ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर। हो सकता है कि चेंज भी हो क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी भी कई फेज में लिखा गया है। तो जो मेरे पास हार्ड कॉपी है उसके हिसाब से मैंने चैप्टर 7 रखा है। तो हो सकता है कि चैप्टर 1-2 इधर उधर हो। तो 11th क्लास का ओल्ड एनसीईआरटी जो सतीश चंद्र वाला है उसको हम लोग पिक करेंगे और फिर शासन व्यवस्था को देखेंगे। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जुड़ चुके होंगे और यहाँ तैयार होंगे क्लास की शुरुआत करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, महमूद गजनबी को किस जनजाति ने मृत्यु दी? इसमें हम क्या कह सकते हैं? खोखर लिखा हुआ था वहाँ पर, प्रदीप जी, खोखर लिखा हुआ था। दोनों के लिए समस्या रही और कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि जनजाति द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा तभी वो मरेगा, ऐसा तो है नहीं। पहले भी मर सकता है ना, अपने हिसाब से भी मर सकता है। आवश्यक तो है नहीं कि उसको जनजातियों द्वारा मृत्युदंड दिया जाए। 2-3 बच्चों का मैंने देखा है कि थोड़े क्वेश्चन जो सोचने का तरीका है वो अलग दिशा में होता है। मतलब है क्रिएटिव, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे प्रश्न सोचिए। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ से तो ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं। एक बार अपना देख लीजिएगा निर्भय सिंह जी, क्योंकि अपनी समस्या, आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार कंफर्म कर देंगे। क्योंकि अगर कोई डाउट हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है मेरे लिए क्लास करना। ठीक है ना। तो यहाँ हमने क्या देखा कि पहले अपनी गलती को फिल्टर करेंगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैंने मेल कर दिया है, कितने को, मई में मेल किया है और अभी तक चेक नहीं हुआ है। जबकि आप जानते हैं कि रियल टाइम चेक हो जाता है, मैं 1-2 दिन के अंदर भी वापस कर देता हूँ। अनटिल अनलेस मैं बहुत बिजी दूसरे क्लास में नहीं हूँ तो भी मैं सुबह सुबह ही कर देता हूँ। मुझे लगता है 6 बजे तक तो सबकी कॉपी जा चुकी होती है, सुबह 6 बजे। इसका मतलब मैं 4 बजे से काम कर रहा होता हूँ। मेल आपको भेजने नहीं आता है, दोष आप टीचर पर देते हैं। और ये जीवन में आप अन्य जगह भी करते होंगे, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी आपको होती होगी, मैं समझता हूँ। तो ठीक कर सकते हैं, थोड़ा सा और व्यवस्थित हो जाइए तो हो जाएगा। तो यहाँ पर बात हो रही थी मंगोल तथा मंगोल आक्रमण की। मंगोल तथा मंगोल आक्रमण, ये ले लेंगे हेडिंग। अब यहाँ पर हमें थोड़ी जानकारी संक्षेप में रखनी होगी। मंगोल है कौन, जरा यह समझ लेते हैं। मंगोल कौन है? यह है मंगोलिया में रहने वाला, मंगोलिया क्षेत्र का या क्षेत्र की जनजाति, जिसने क्या किया, जिसने 12वीं शताब्दी में अपने प्रभाव को बढ़ाकर, जिसमें 12वीं शताब्दी में अपने प्रभाव को बढ़ाकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। प्रभाव बढ़ाकर एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया, इसी को हम मंगोल कहते हैं। स्थापित कर लिया। जो प्रमुख नेता होगा वह कौन हो जाएगा? प्रमुख नेता जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके चंगेज खान। क्या हो जाएंगे? चंगेज खान। ध्यान रखिएगा कि जब चंगेज खान की हम बात करते हैं, जब चंगेज खान की बात करते हैं तो चंगेज खान को हम कई रूपों में जानते हैं। तो हो सकता है कि आपने पहली बार आपने नाम सुना हो चंगेज खान। क्या पहली बार नाम सुना था, या पहले भी आपने चंगेज खान वगैरह को सुना था कभी, जब ऐसे क्लास वगैरह में स्कूल में पढ़ते होंगे? तो क्या आपने उनका नाम क्या था? तो चंगेज खान को हम देखते हैं, जो एक्चुअल में नाम उनका होगा वह होगा, ऐसे करके इसका होता है, खान।
गैन, मतलब इसको आप उच्चारण अलग तरीके से करेंगे अगर चाइनीज रूप में करें, हाँ, तो आपको इस रूप में मिलेगा चंगेज खां। यहां पर हम एक तरह से चाइनीज को रूपांतरित कर देते हैं, चाइनीज को हिंदी नाम में रूपांतरित कर देते हैं। वैसे तो इनका गैनगिस खान ऐसे करके नाम आएगा, लेकिन चंगेज खां हम लोग हिंदी में कह देते हैं। बहुत सारे विदेशी नामों को हमने एक तरह से भारतीयकरण कर दिया है। तो इसका नेता जो था चंगेज खान था, बहुत ही प्रभावी नेता था। कभी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी बनी हुई है, जैसे आप बीबीसी का देखते हैं या डिस्कवरी को देखते होंगे। डिस्कवरी नहीं देखते होंगे आप लोग, उतना समय नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने तो सारी डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, चाहे डिजिटल फॉर्म में हो चाहे किताबों के फॉर्म में हो, वो भी देखा है। तो चंगेज खान को पढ़ेंगे कि अगर हम इस क्षेत्र की बात करें जहाँ चंगेज खान का विकास हो रहा है, अगर ये क्षेत्र हम देखें, कल भी हम लोगों ने इस मैप की चर्चा की थी, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक समय यह बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन कर रहा था। यह मंगोलिया से निकलता है, लेकिन यह आप देखेंगे कि रसिया तक प्रसार करता है। रसिया के एक बड़े हिस्से पर वह नियंत्रण करता है, चाइना के बहुत बड़े हिस्से पर, जिसमें आप बीजिंग वगैरह सब शामिल देखते हैं, उस पर नियंत्रण करता है। तिब्बत नहीं है, चाइना का एक भाग भी खाली है, रसिया का एक भाग खाली है। प्रसिया पर नियंत्रण नहीं करता है, यानी जो रूस ईरान है उस पर नियंत्रण नहीं करता है, और भारत पर एंट्री करता है उस रास्ते से जिससे कि लगातार आक्रमणकारी आते रहे थे। ऐसे आक्रमणकारी को रोकने के लिए अच्छा था कि जैसा कि मैंने कहा था कि काबुल, कंधार, गजनी का की एक सीमा चौकी हम बना दें, जैसा कि अन्य शासकों के काल में हुआ था प्राचीन काल में, तो विदेशी आक्रमण नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां संभव नहीं हुआ, तो चंगेज खान ने इतने बड़े प्रभाव क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार किया। इतने बड़े में अकेले दम पर जब चंगेज खान की मृत्यु होती है, तो उसके बाद धीरे धीरे साम्राज्य का विघटन हो जाता है। और आगे चल करके जब साम्राज्य का विघटन होगा, तो चंगेज खान, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 12वीं शताब्दी का, उस समय ये बौद्ध धर्मावलंबी हुआ करते थे। बाद में इन्होंने बाद में इसके अनुयायियों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, और चंगेज खान जो एक मंगोलियाई हुआ करते थे, और तुर्की वाले में एक तरह से संबंध भी हो गया, वैवाहिक संबंध भी हो गया। जब आगे चल करके आप देखेंगे तो आप तुर्की और मंगोल के बीच में जो वैवाहिक संबंध हुआ है, उसके लिए दो राजवंश बड़ा प्रभावी देखेंगे। एक आप देखेंगे उज्बेक राजवंश, आगे मुगल काल में चर्चा होगी, और दूसरा है मुगल राजवंश। जो मुगलों को देखते हैं वह भी चंगेज खान यानी मंगोल और तुर्की नस्ल का दोनों मिक्स है, लेकिन दोनों पहले अलग हुआ करते थे। तुर्की तो तुर्की में हो गया, जो ब्लैक सी के आसपास का एरिया है यहाँ पर हो गया, मंगोलिया यहाँ पर है। इसने यहाँ पर प्रसार किया, इनफैक्ट कहा जाए चारों तरफ प्रसार किया। इसी मंगोल की हम बात कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे प्रमुख नेता जो इसका हो जाएगा वह चंगेज खान हो जाएगा। एक और नेता ले सकते हैं और वह हो जाएगा आपका कुबलई खान। दूसरा जो नेता हो जाएगा इसका वह होगा कुबलई खान। ये सब प्रमुख नेता रहे हैं चंगेज खान के द्वारा, जो सीमा स्थापित की गई, राज्य स्थापित किया गया, उनमें से चंगेज खान, कुबलई खान, ये सब चर्चा आपको मिल करके बनता है। क्या देखा हमने कि सासानी साम्राज्य के विघटन के बाद साम्राज्य का विघटन किसके माध्यम से होता है? विघटन ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा कर दिया गया, साम्राज्य के द्वारा किया गया, ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा किया गया। विकास समझते हैं। सासानी साम्राज्य था जिसका विघटन हम देखते हैं ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा किया गया। मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं, ख्वारिज्म नहीं सही से लिखा हुआ है, ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा किया गया। और इसी ख्वारिज्म साम्राज्य को विघटित कर, इसी ख्वारिज्म साम्राज्य को हटा करके चंगेज खान के अधीन एक नए राज्य की स्थापना होती है। सासानी साम्राज्य का विघटन ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा किया गया। आगे हम क्या देखते हैं? आगे इसी ख्वारिज्म साम्राज्य को
साम्राज्य को हराकर, या साम्राज्य को साम्राज्य के स्थान पर कर दीजिएगा, इसी ख्वारिज साम्राज्य के स्थान पर मंगोल या चंगेज खान के अधीन, चंगेज खान के अधीन मंगोल साम्राज्य का उद्भव होता है। अधीन मंगोल साम्राज्य का उद्भव हुआ, साम्राज्य का उद्भव हुआ। ठीक है, मंगोल साम्राज्य वैसे तो, मंगोल साम्राज्य वैसे तो हम क्या देखते हैं, साम्राज्य वैसे तो रूस, चीन समेत संपूर्ण मध्य एशिया में विकसित था, मध्य एशिया में विस्तृत था। तथापि इसने एशिया में विस्तृत था, तथापि इसने क्या किया, तथापि इसने या इसके शासकों ने भारत की तरफ भी प्रसार का प्रयास किया, भारत की तरफ भी प्रसार का प्रयास किया, प्रसार का प्रयास किया। मंगोल साम्राज्य वैसे तो रूस, चीन समेत संपूर्ण मध्य एशिया में विस्तृत था, तथापि इसके शासकों ने भारत की तरफ भी प्रसार का प्रयास किया। क्यों किया? यहां सवाल उत्पन्न होता है कि क्यों यहां पर ऐसा किया गया, क्यों ऐसा किया गया। तो यहां सबसे बड़ी बात है कि पहला तो हम देखते हैं कि जब शासक किसी क्षेत्र में किसी नए क्षेत्र में अपने शासन का विस्तार करना चाहता है तो आर्थिक लाभ एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। हम अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आर्थिक लाभ प्राप्त करना प्रारंभिक तौर पर हम मंगोलों का नहीं देखते उद्देश्य, क्योंकि जिस क्षेत्र में रह रहा है वो पर्याप्त रूप से घास का मैदान है, वहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ बहुत अधिक दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत उस प्रकार का नहीं है जैसा कि हम मोहम्मद गोरी को देखते हैं। मोहम्मद गोरी एक छोटे से अफगानिस्तान के क्षेत्र में शासन करता था और उसको हमेशा पैसे की तंगी रहती थी, तो भारत की तरफ आना चाह रहा है धन लाभ की अपेक्षा में। लेकिन मंगोलों की यह मंशा नहीं थी, मंगोल भारत आना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उसका साम्राज्य अपने आप में काफ़ी विस्तृत हो चुका था और भारत आने का उसको बहुत बेनिफिट नहीं था, क्योंकि यहाँ आकर के फिर उसको जूझना भी पड़ता। एक लंबे भौगोलिक भारत का जो परिवेश है वह भी बड़ा जटिल है। भारत पर वैसे भी हमला करना तो हमेशा मुश्किल रहा है। केवल एक उत्तर पश्चिम के इलाके को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी क्षेत्र से भारत पर हमला करना सरल नहीं होगा। सामुद्रिक मार्ग से करेंगे तो आपको चेक कर लिया जाएगा, पकड़ में आ जाएंगे, और नेपाल की तरफ से हमला नहीं हो सकता है क्योंकि लगातार बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ वहाँ पर है, उसको पार करके आना मुश्किल है, कोई पासेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, गोमल पास है, जिसकी वजह से सदियों से आक्रमणकारी भारत पर आते रहे। हालांकि उस काल में नहीं आए जिस काल में हमने उस पास पर नियंत्रण रखा था, उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखा था। लेकिन जैसे उस क्षेत्र से हमारा नियंत्रण हटता है फिर से आक्रमणकारी भारत आते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं पहले तुर्कों को आक्रमण देखते हैं, अब मंगोलों का आक्रमण भी होगा। तो प्रारंभिक तौर पर हम देखते हैं इसका कोई धन लाभ नहीं था। लाभ क्या था इसका, क्यों आना चाहता है? फिर भी अगर कहें तो यह क्या होता है कि ख्वारिज्म के शासन को नष्ट करने के पश्चात, शासन को नष्ट करने के पश्चात जब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की तरफ भागा, उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की तरफ भागा, तब मंगोल आक्रमण का खतरा हुआ। तब मंगोल आक्रमणकारी भी उसके पीछे आते हैं। जब भागा तब मंगोल आक्रमणकारी भी उसके पीछे आए। आक्रमणकारी भी क्या होते हैं? उसके पीछे पीछे आ गए, उसके पीछे आए। ठीक है, किस काल में? काल जो हो जाएगा वह होगा
इल्तुतमिश का काल होगा। काल किसका होगा? इल्तुतमिश का होगा। ख्वारिज्म के शासन को नष्ट करने के पश्चात जब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की तरफ भागा, तब मंगोल आक्रमणकारी भी उसके पीछे पीछे आ गए। काल क्या था? काल है यह इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के काल में हम देखते हैं कि मंगोलों का खतरा यहाँ पर उत्पन्न होता है। यानी पहली नज़र में देखें तो मंगोल साम्राज्य का विकास हुआ, लेकिन वह भारत के लिए खतरा नहीं था। भारत पर बहुत अधिक उसका ध्यान नहीं था। लेकिन एक शासक जो जलालुद्दीन मांगबरनी था, मतलब ख्वारिज्म का राजकुमार था, वह भाग गया वहाँ से। ख्वारिज्म साम्राज्य जब नष्ट होता है, फिर वहाँ से वो पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आ गया। और दिक्कत क्या हो गई कि जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश को कहा कि सर मुझे शरण दे दीजिए। भारत की परंपरा रही है शरण देने की। अगर कोई शरण मांगता है तो भारत के राजा उसको शरण दिया करते थे, भले उसके बदले कोई भी खामियाजा को न भुगतना पड़े। लेकिन इल्तुतमिश होशियार था, उसको पता था कि मंगोलों के आने का क्या परिणाम होना है, और जो नया राज्य हमने स्थापित किया, जिसको हमने सल्तनत कहा, वो नष्ट हो जाना है। इल्तुतमिश ने कहा, संदेश भिजवाया कि भारत का मौसम आपके अनुकूल नहीं है, आप यहाँ बीमार पड़ जाएंगे, सर आप यहाँ से चले जाइए। क्योंकि ख्वारिज्म भी बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, उसको मना नहीं कर सकते आप ऐसे डायरेक्ट कि नहीं नहीं आपको यहाँ नहीं आने देंगे। एक कूटनीतिक संदेश दिया गया और कहा गया कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए दूसरे जगह जहाँ मौसम अच्छा हो। तो कूटनीतिक भाषा में यह है कि आप भारत मत आइए, आप कहीं और चले जाइए। जब वो चला गया भारत की तरफ से, भारत नहीं इंटर किया, मंगोल भी इंटर नहीं करता है। एक तरह से मंगोल के आक्रमण का खतरा उसमें टल जाता है। ख्वारिज्म के शासन को नष्ट करने के पश्चात जब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की तरफ भागा, तब आक्रमणकारी भी उसके पीछे आ गए। काल क्या था? इल्तुतमिश। आगे हम क्या देखते हैं? आगे मंगोलों के नेता चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात जब विभिन्न सरदार प्रभावी होते हैं, जब विभिन्न सरदार प्रभावी हुए तो क्या होते हैं? प्रभावी हुए तो उन्होंने इनमें से अनेक ने भारत पर स्वतंत्र आक्रमण किया। इनमें से अनेक ने भारत पर स्वतंत्र आक्रमण किया। फिर आगे देखते हैं कि मंगोलों का जब विघटन हो गया, मंगोल साम्राज्य का जब विघटन हो गया, तो यहां पर हम क्या देखते हैं? विघटन हो गया तो उसके कुछ उत्तराधिकारियों ने भारत विजय के लिए मंगोल आक्रमण किया। भारत विजय के लिए मंगोल आक्रमण किया, या आक्रमण क्या सीधे लिख सकते हैं, आक्रमण किया। अब देखिए तीनों परिस्थितियां हैं। पहली बार हमने कहा कि मंगोल यहां आना नहीं चाहते थे, वो तो किसी शासक का पीछा करते करते भारत की बॉर्डर पर अनायास आ गए थे, अचानक उपस्थित हो गए। चलो वो दौर खत्म हो गया। फिर आगे क्या देखते हैं कि मंगोल साम्राज्य का बहुत बड़े क्षेत्र में विस्तार हो जाता है, और जब विस्तार हो गया और चंगेज खां की मृत्यु हो जाती है, लगभग 1230 से पहले ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो विभिन्न सरदार थे, चंगेज खां को बेटा नहीं था, यह जान लीजिए, उनको उत्तराधिकारी नहीं था, और उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में वही स्थिति आएगी जैसा कि हम देखते हैं मोहम्मद गोरी को उत्तराधिकारी नहीं था तो 3 सरदार महत्वपूर्ण हो गए थे। वही स्थिति मंगोलिया में भी होगी, या मंगोल साम्राज्य के साथ भी होगी। जो सरदार जिस क्षेत्र में प्रभावी था वही स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगा, और अपने अपने हिसाब से उसने भारत पर आक्रमण किया। फिर देखते हैं आगे चल करके कंप्लीट मंगोल साम्राज्य डिस्ट्रॉय हो गया। तो डिस्ट्रॉय जब होगा क्षेत्र, तो जो भारत के आसपास के मंगोल थे वो भारत की तरफ आना चाहेंगे कि एक अच्छे राज्य की स्थापना कर लें। उसको अपनी शक्ति पर गौरव भी था, क्योंकि मंगोल बड़े तेज गति से लड़ा करते थे, उनकी सैन्य क्षमता बहुत मजबूत थी। खास करके घोड़े पर चढ़ करके जो युद्ध करते थे उसका दुनिया में कोई सानी नहीं था, नहीं तो इतने बड़े राज्य की स्थापना कैसे कर लेता। तो कई कारण रहे कि भारत पर वो मंगोल आते हैं, और लास्ट फेज में हम देखते हैं कि यहाँ पर वह भारत में राज्य स्थापित करने के लिए भी आने लग जाता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर
कि सरकार के द्वारा यानी दिल्ली सल्तनत या सुल्तान के द्वारा क्या प्रतिरोध किया गया। सुल्तान के द्वारा जो प्रतिरोध किया गया, प्रतिरोध या नीति का जो निर्माण किया गया, वह हमने सबसे महत्वपूर्ण, पहली बार क्या होता है, पहली बार मंगोल आक्रमण कब होता है, मंगोल आक्रमण बहराम शाह के काल में हुआ, बहराम शाह के काल में हुआ, लेकिन क्या होता है, काल में हुआ, लेकिन बलबन ने उसे असफल बना दिया, उसे असफल बना दिया। फिर रखते हैं, बलबन ही वह पहला शासक था, बलबन ही वह पहला सुल्तान था जिसने क्या किया, जिसने मंगोलों के लिए ठोस नीति बनाई। सुल्तान था जिसने मंगोलों के लिए या मंगोल आक्रमण के लिए ठोस नीति बनाई, के लिए ठोस नीति बनाई। जिसने क्या किया, मंगोल आक्रमण के लिए ठोस नीति बनाई। पहली बार मंगोल आक्रमण होता है बहराम शाह के काल में, लेकिन बलबन ने उसे असफल बना दिया। बलबन ही वह पहला सुल्तान था जिसने मंगोल आक्रमण के लिए ठोस नीति बनाई थी। ये बातें हमने थोड़ी सी बलबन के दौर में भी पढ़ ली है, बलबन के समय भी थोड़ी सी पढ़ी थी। उसने किले की 2 श्रृंखला स्थापित की थी, जैसे हम देखते हैं लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर में देखते हैं, और सुनाम, समाना और भटिंडा में देखते हैं। तो बलबन ही वह पहला सुल्तान था जिसने मंगोल आक्रमण के लिए ठोस नीति यहां पर बनाई। इसने किलों की 2 श्रृंखला बनाई, इसने किलों की 2 श्रृंखला बनाई। कल मैंने बताया था, आपको याद होगा, पहला जो होगा वह होगा लाहौर, मुल्तान और लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वह होगा सुनाम, समाना, भटिंडा। एक ही है, अगर मान लो कि कल जो मैंने लिखा था उससे क्रम आपका अलग होगा तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, मतलब एक ही मानिएगा कि क्रम अगर अलग होगा। जैसे कल मैंने लिखाया था तो वो तो मुझे याद नहीं है कि मैंने पहले किसको लिखाया था, लेकिन यहां पर देखेंगे कि सुनाम, समाना और भटिंडा हो जाएगा, लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर हो जाएगा। कल जो मैंने लिखा लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर है, सुनाम, समाना, भटिंडा। भटिंडा को ही हम क्या कहते हैं, ताबर हिंद कहते हैं। वहां हो सकता है कि आपको ताबर हिंद लिखा हुआ हो। लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर है, सुनाम, समाना, भटिंडा। 2 किलों की श्रृंखला स्थापित की। हालांकि क्या होता है, हालांकि इसके बावजूद मंगोल नहीं रुके तथा सल्तनत की सीमा घटकर कहां हो गया, सीमा सिकुड़कर सिंधु नदी से ब्यास नदी तक आ गई, सिकुड़कर सिंधु नदी से ब्यास नदी तक आ गई। फिर हम क्या देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने भी, यहां एक लाइन में एक्स्ट्रा लिख देता हूं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। मंगोल आक्रमण में ही बलबन का प्रिय पुत्र, बलबन का बड़ा पुत्र कह दीजिए, बड़ा पुत्र शाहजादा मुहम्मद मारा गया था। यानी अपने पुत्र को यह नहीं बचा पाया, बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसे शहीद आजम की उपाधि दी गई। माना जाता है कि लास्ट फेज में एक ऐसा आक्रमण हुआ जिसमें गलती से ट्रैप्ड हो गया। वह कभी कभी नहीं होता है कि ट्रैप हो जाना, एम्बुश में फंस जाना, तो मंगोलों के एम्बुश में फंस जाते हैं, ट्रैप्ड हो गए, और फिर कोई चारा नहीं था कि इनको सहायता दी जा सके, क्योंकि ये अग्रिम किले की रक्षा करने के लिए था। पहले किले पर हम देखते हैं शाहजादा मोहम्मद को बैठा हुआ है, दूसरे किले पर देखेंगे बुगरा खान को बैठा है। यानी बलबन इतना बड़ा
मतलब पुत्रमोही नहीं, मतलब एकदम पुत्रमोही नहीं था, नहीं तो मोर्चे पर अपने दोनों सबसे महत्वपूर्ण बेटे को कैसे भेज देता। तो शहजादा मोहम्मद इसी में मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी लगातार मंगोल होता रहा, के काल में भी मंगोलों का आक्रमण लगातार होता रहा, का आक्रमण लगातार होता रहा, मतलब सबसे ज्यादा होता रहा। और हम कहते हैं सबसे ज्यादा, सबसे अधिक इसी काल में होता है। लगातार यहां पर मंगोल आक्रमण होता रहा, किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। और इस दौरान हम क्या देखते हैं कि यहां पर इससे पहले भी हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो काल होता रहा ये सबसे अधिक। अलाउद्दीन से पहले, अलाउद्दीन से खिलजी से पहले जलालुद्दीन के काल में, जलालुद्दीन खिलजी के काल में, खिलजी के काल में, यहां से एक प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। काल में, मंगोल काल में चंगेज खान के पोते, पौत्र जिसको कहते हैं, चंगेज खां के पोते हलागु। हालांकि इसके बावजूद मंगोल नहीं रुके तथा सल्तनत की सीमा सिकुड़कर संधि नदी से ब्यास नदी तक आ गई। मंगोल आक्रमण में बलबन का बड़ा पुत्र शाहजादा मोहम्मद भी मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में मंगोलों का आक्रमण लगातार होता रहा, सबसे अधिक हुआ। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी के काल में चंगेज खां के पोते हलाको, चंगेज खां का एक पोता था हलाको, और उसका जो पौत्र था, उसका वंशज एक अब्दुल्ला था। चंगेज खान के पोते हलाकू के वंशज अब्दुल्ला का आक्रमण हुआ था। अब्दुल्ला का दिल्ली तक आक्रमण हुआ, या दिल्ली पर आक्रमण हुआ। हालांकि क्या होता है? आक्रमण हुआ। हालांकि यह मंगोल सेना पराजित होती है, हालांकि यह मंगोल सेना पराजित हुई, मंगोल सेना पराजित हुई तथा इनमें से, इस सेना में से अधिकांश ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया, अधिकांश ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया तथा दिल्ली में ही रहना मंजूर कर लिया, दिल्ली में ही बसना मंजूर कर लिया। ऐसे मंगोलों को क्या कहा गया? ऐसे मंगोलों को नव मंगोल कहा गया। नव मंगोल का मतलब क्या होता है? नया मंगोल। क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। नव मंगोल कहा गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहीं से आएगा कि नव मंगोल किसे कहते हैं। तो बढ़िया से समझेंगे, पहले ये लिख लीजिएगा, फिर मैं थोड़ा समझाता हूं कि हलाकू के वंशज अब्दुल्ला का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। हालांकि यह मंगोल सेना पराजित हुई तथा इस सेना में से अधिकांश ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया तथा दिल्ली में ही बसना मंजूर कर लिया। ऐसे मंगोल को नव मंगोल कहा गया है। आपसे पूछा जाएगा कि नव मंगोल क्या है। ऑब्वियस है, सीधे सीधे तो नहीं पूछेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे। जिसे कल मैंने पूछा था, सिजदा और पैवोस की नीति क्या है? क्या वो इस्लामिक नीति है या गैर इस्लामिक नीति है? एकदम से हूबहू लिखा हुआ है कि यह गैर इस्लामिक नीति है, और मैंने लिखा था कि यह विशुद्ध इस्लामिक नीति है। देखिए, इस्लाम में क्या है ना, अल्लाह के अतिरिक्त, अल्लाह जो सर्वोच्च ईश्वर है, उसके अतिरिक्त किसी के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता, यह प्रावधान किया गया है। यानी अगर हमने अल्लाह के आगे सर झुका लिया तो किसी और के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, बादशाह ही या सुल्तान ही क्यों ना हो, किसी के आगे हम सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हमने सर अपना अल्लाह के आगे झुका लिया। इसलिए जब हम
कदम चुंबन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, यह तो परंपरा इस्लाम की नहीं हुई, क्योंकि इस्लाम में अगर राजा को आप दंडवत प्रणाम करते हैं तो अल्लाह की सत्ता को झुठला रहे होते हैं। फिर हम अगर झुकते भी हैं, जैसे सिजदा करना होता है, ऐसे कोर्निश सिजदा करना होता है, तो वह भी गलत होगा, क्योंकि हम सिर्फ सिजदा कर सकते हैं। सिजदा मतलब सर झुकाना होता है, सर हम झुका सकते हैं केवल अल्लाह। इसलिए इस्लाम में इस प्रकार की प्रथाओं की मान्यता नहीं है। लेकिन बलबन को तो भव्यता दिखानी थी, अपने अधिकारियों को अपने अंडर करना था, इसलिए उसने वैसे पद्धति को लागू किया जो गैर इस्लामिक भी था। इसलिए इस्लाम जो आप देखते हैं उसमें बहुत सारी बातें, या हिंदू धर्म में देखते हैं बहुत सारी बातें बाद में जुड़ती चली गई। सनातन के साथ कुछ नहीं रहा है। धर्म में जो बातें कही गई, जब धर्म का उद्भव हो रहा था, जो बातें कही गई वो बातें वैसी रही नहीं, परिवर्तित हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। इसलिए धर्म को हम बहुत क्रिटिकल चीज़ नहीं मानते, क्योंकि जिस चीज़ की हम उपासना कर रहे होते हैं, या जो चीज़ हम धार्मिक तौर पर कर रहे होते हैं, कर्मकांड कर रहे होते हैं, वो हो सकता है कि नवीनता हो, नया हो, पहले ऐसा होता नहीं था। हम क्या देखते हैं कि ऐसे मंगोलों को नव मंगोल कहा गया है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि नव मंगोल क्या है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं कि देखिए, गोद ले लिया होगा, गोद ले लिया होगा, गोद ले लिया होगा ना, किसी को ले लिया होगा, उसका पौत्र है, कोई बन गया होगा, इस टाइप से, जब उसका कोई वंशज था नहीं। फिर हम क्या देखते हैं कि 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण होता है। नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, मंगोल आक्रमण होता है, आक्रमण हुआ। इस समय क्या था? इस समय दिल्ली का सल्तनत कौन है? इस समय दिल्ली का सुल्तान था, का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। ये आक्रमणकारी कहां तक आ गए? आक्रमणकारी दिल्ली के आसपास आ गए, दिल्ली के पास तक पहुंचने में कामयाब रहे, पास तक पहुंचने में सफल रहे, पहुंचने में सफल रहे। अब दिल्ली का मतलब क्या है? दिल्ली तो अभी देखेंगे बहुत बड़ा दिल्ली है, दिल्ली को हम एनसीआर भी कहते हैं। उस समय क्या था? 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। उस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ये आक्रमणकारी दिल्ली तक पहुंचने में कामयाब रहे। दिल्ली का मतलब अब जो हम समझते हैं उस समय नहीं था। उस समय दिल्ली का मतलब हुआ करता था कि जो मेहरौली का इलाका है, जहां कुतुब मीनार आप देखते हैं, वहां का इलाका जो हरियाणा के बॉर्डर से सटा हुआ है। यानी पंजाब से चलते हैं, हरियाणा को पार करते हैं, तो बॉर्डर पर ही आपको उस समय मेहरौली लगभग मिल जाता है। तो जब मेहरौली पर आक्रमण कर दिया, यानी दिल्ली तक प्रवेश कर गया, तब अब शासक क्या करे? तो अलाउद्दीन खिलजी वहां से जान बचा के भागा, और लगभग वहां से 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के बाद, 12 से 15 किलोमीटर के बाद, उसने एक सीरी नामक किला था, सीरी फोर्ट उसको कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बसाया बाद में जाकर के। उसने वहां पर आकर के, जो जमुना का किनारा हुआ करता, तो वहां पर उसने रिटेलिएट किया उसको, और वहां से फिर सैन्य संगठन करके जाकर के मंगोलों को भगाया। मंगोल आधिपत्य स्थापित करने में कभी सफल नहीं हुए दिल्ली पर, लेकिन हाँ, दिल्ली तक घुसने में कामयाब रह गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में आकर के अपनी जान बचाई। सीरी एक जगह का नाम है जहां वर्तमान में एम्स बना हुआ है, दिल्ली का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस जो हॉस्पिटल है, वहाँ एम्स में देखेंगे, वहाँ के आसपास सीरी का क्षेत्र है। तो वहाँ करके अपनी जान बचाई, लगभग 15 किलोमीटर पीछे हट गया। अब फिर यहाँ से आक्रमण किया तो मंगोल फिर वापस चले गए। हालांकि हम क्या देखते हैं, पहुँचने में यहाँ पर सफल रहता है। हालांकि हम क्या देखते हैं, मंगोलों के आक्रमण में ही एक बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, मंगोलों के आक्रमण में ही अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनानायक जफर खां मारा गया। सेनानायक जफर खान मारा गया। एक बार प्रश्न पूछ लिया था, खान मारा गया। जफर खान इतना बलवान था, इतना मजबूत था, जैसे गब्बर का नाम सुनते हैं ना, मैं बताता हूं क्या, एक बार पढ़ देता हूं। हलागू के वंशज अब्दुल्ला का दिल्ली पर आक्रमण हुआ। हालांकि वह मंगोल सेना पराजित हुई,
और इस सेना में अधिकांश ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया तथा दिल्ली में ही बसना मंजूर कर लिया। ऐसे मंगोलों को नव मंगोल कहा गया है। प्रश्न भी इस पर पूछा गया है। 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। इस समय दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ये आक्रमणकारी दिल्ली तक के पास पहुंचने में कामयाब रहते हैं। मंगोलों के आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनानायक जफर खान मारा गया। जफर खान अलाउद्दीन खिलजी के पास 5 सेनानायक था, बहुत मजबूत, और उसके बल पर सोचता था कि मैं शायद विश्व विजय करने वाला हूँ। अगले चैप्टर में ये बातें आएगी तो मैं चर्चा करूंगा। तो उसमें से एक प्रमुख था जफर खान, एक प्रमुख था नुसरत खान, एक उलुग खान, ये सब बड़े प्रमुख हुआ करते थे। तो जफर खान को भेजा गया रिटेलिएट करने के लिए, मतलब मंगोलों से। जफर खान ने उसको हरा भी दिया। इतना भयानक सा युद्ध किया कि मंगोलों को लगा कि अब शायद यही अकेला ही मेरे ऊपर भारी पड़ेगा, और मंगोल पीछे हट गए। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, फिर एक एम्बुश में फंस गया जफर खान, जैसे कि हमने देखा था शाहजादा मोहम्मद को। उस एम्बुश में फंस करके जफर खान मारा गया। लेकिन जफर खान की वीरता से इतना अधिक प्रभावित हो गया था कि मंगोल तुरंत पीछे हट गए, दिल्ली छोड़ करके पीछे हट जाते हैं। और फिर जब कहा जाता है कि ऐसा वर्णी लिखता है कि जब मंगोल इतने डरे हुए थे जफर खान के मरने के बाद भी, कि अगर जैसे घोड़े को उसने पानी पीने के लिए दिया और घोड़ा पानी नहीं पी रहा है, तो मंगोल सैनिक बुदबुदाते थे कि क्या तुमने जफर खान को देख लिया है जो डर के मारे तुम पानी नहीं पी रहे हो। मरने के बाद भी उस जफर खान का खौफ था। ये इतिहास में बड़ा दिलचस्प तरीके से इसको लिखा गया है। इसको लेकर के एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछ लिया था। तो किसी को कैसे पता चलेगा कि ये तो मैंने एनसीईआरटी में लिखा नहीं, लेकिन मैं लिंक कर रहा था तो मैंने वो शब्द डाल दिया ताकि आपको याद रहे। एडवांस लेवल पर मैं पढ़ाऊंगा, जब मध्यकालीन शुरू होगा एडवांस पर तब तो मैं बता ही दूंगा, वहां पर दिक्कत नहीं है। तो यहां हमने क्या देखा कि मंगोलों का लगातार आक्रमण होता रहा, कुतलुज ख्वाजा के नेतृत्व में यहां होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, यह जो आक्रमण हुआ था, दूसरा आक्रमण हुआ था, यह हुआ था 1303 में। 1303 के आक्रमण में मारा गया था। 1299 वाले में नहीं, 1303 वाले में फिर से आया था। फिर हम क्या देखते हैं कि आगे मंगोल साम्राज्य का विघटन हो जाता है। आगे हम क्या देखते हैं, यह आक्रमण लगातार आता रहा। आक्रमण लगातार तब तक होता रहा जब तक कि ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र के मंगोलों का विघटन नहीं हो गया। क्षेत्र के मंगोल साम्राज्य का विघटन नहीं हो गया, तब तक यह आक्रमण भारत पर आता है। मंगोल आक्रमण के प्रभाव को हम क्या देखते हैं, मंगोल आक्रमण का जो प्रभाव रहेगा वह क्या होगा, प्रभाव। मंगोल आक्रमण ने क्या किया, 2-3 प्रभाव महत्वपूर्ण है। इसने क्या किया, इसने दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित नहीं होने दिया। सल्तनत के किसी भी वंश को व्यवस्थित नहीं होने दिया। लगातार मंगोल आक्रमण होता रहा, इसलिए दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के वंश यहां पर स्थापित होते रहे, क्योंकि वो हमला कर देता था, उसकी शक्ति कमजोर हो जाती थी, जो मूल वंश है। अब फिर जो जिसने हमले को रोका वो शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे आप इल्तुतमिश के वंश को देखें, बहराम शाह के शासनकाल में हमला हुआ पहली बार मंगोलों का, तो बहराम शाह उसको नहीं रोक पाया, बहराम शाह के पास शक्ति ही नहीं थी। रोकने का किसने कार्य किया, तो रोकने का कार्य किया बलबन ने। तो बलबन आगे देखिए जल करके बादशाह बन जाता है, यानी सुल्तान बन जाता है। उसको हटा, क्योंकि जब बलबन ने आक्रमण किया मंगोलों पर, उसको रोका, तो उसकी क्षमता बढ़ी, सभी सरदारों में उसकी धाक बढ़ जाएगी, जनता भी उसको मुक्तिदाता समझने लगेगी। हर काल में ऐसा होता रहा। जिसने जनता की सेवा के लिए कार्य किया, जनता की रक्षा की, वह सेनानायक बन जाता है। जैसे आप नेपोलियन भी देखेंगे फ्रांस में, भारत में भी देखेंगे। जैसे अशोक कैसे बन गया, तो अशोक भी बहुत प्रभावी था एक प्रांतपति मौर्य साम्राज्य, इसलिए जनता में उसका विश्वास अधिक आया, बहुत मजबूत सेनानायक था। हर कालखंड में देखेंगे वही आगे बढ़ा है जिसने
मजबूत सैन्य प्रदर्शन किया है। यहां हमने क्या देखा कि बलबन ने किया, बलबन आगे चल करके बन जाएगा। फिर बलबन की सत्ता जब कमजोर होने लगी, फिर बलबन के जगह पर कौन बैठा? तो जलालुद्दीन खिलजी बैठा। तो जलालुद्दीन खिलजी कौन था? वही दीपालपुर का गवर्नर हुआ करता था। जो पहला जो किला बनाया था दीपालपुर में, लाहौर में, मुल्तान का जो किला की श्रृंखला थी, उसका हेड हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने चूंकि मंगोलों से लगातार युद्ध किया, तो मंगोलों के कारण वो शक्तिशाली हो गया। फिर आगे आप देखेंगे जब जलालुद्दीन खिलजी बन जाता है तो उसका वंश चलता रहा, लेकिन उसको तुरंत जाना पड़ा, फिर अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक आ जाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक कौन था? वो भी वहीं का गवर्नर हुआ करता था, वह भी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था। फिर आप देखेंगे बहलोल लोदी आता है। तो बहलोल लोदी कौन है? ये भी मंगोलों के खिलाफ प्रतिरोध करने वाला या सीमावर्ती चौकी का बहुत महत्वपूर्ण सरदार। इसलिए इसने बहुत सारे राजवंश को टिकने ही नहीं दिया। मंगोल आक्रमण का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव रहा। तो जैसे आप मुगल काल को पढ़ेंगे, वहां देखेंगे कि बाबर आया और बाबर का ही बेटा पोता 1857 तक शासन करता रहा। वहां राजवंश का चेंज नहीं होता है। लेकिन सल्तनत काल में देखिएगा कि बहुत सारे राजवंश आते हैं। इल्तुतमिश का, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, फिर इल्तुतमिश का आया, फिर आप देखेंगे कि बलबन आ गया, फिर आप देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी आ गया, अलाउद्दीन खिलजी आ गया, फिर बीच में सैयद आ गए, फिर आप देखते हैं लोदी आ गया। फिर इतना सारा राजवंश यहाँ आता रहा। इसका एक मूल कारण था कि लगातार दिल्ली सल्तनत पर हमले होते रहे और किसी एक राजवंश को व्यवस्थित नहीं होने दिया। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, मंगोल आक्रमण के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोध के कारण विभिन्न सेना नायकों की प्रतिष्ठा बढ़ी। विभिन्न सेना नायकों की प्रतिष्ठा बढ़ी, जिसके कारण हम क्या देखते हैं? प्रतिष्ठा बढ़ी, जिसके कारण कालांतर में क्या बन पाए? कालांतर में वे सुल्तान पद का दावा कर सके, सुल्तान पद का दावा कर सके। क्योंकि महत्वपूर्ण सरदार था, इसलिए जब भी दिक्कत आती थी इसको बुला लिया जाता था कि आइए भाई सब, आप यहाँ पर यहाँ रहिए। इसके बावजूद हम देखते हैं हम मंगोल बड़े प्रभावी थे। सीरी क्षेत्र में पहुंचने में सफल हो जाते हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर, लेकिन हम क्या देखते हैं कि कई कारणों से, ये दोनों कारण आपका रहा पारण। एक निष्कर्ष के तौर पर आप लास्ट वाला पॉइंट लिख देंगे। एक बार मंगोल आक्रमण का प्रभाव देखेंगे। इसने दिल्ली सल्तनत के किसी भी वंश को व्यवस्थित नहीं होने दिया। मंगोल आक्रमण के खिलाफ प्रभावी प्रतिरोध के कारण विभिन्न सेना नायकों की प्रतिष्ठा बढ़ी, जिसके कारण कालांतर में सुल्तान पद का दावा कर सके। देखते हैं कई कारणों से मंगोल आक्रमण सहित कई कारणों से दिल्ली सल्तनत, कारणों से लिखेंगे इस काल में, जिस काल की चर्चा कर रहे हैं, कारणों से इस काल में दिल्ली सल्तनत पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाए। दिल्ली सल्तनत का व्यापक क्षेत्रीय विस्तार नहीं हो पाया, व्यापक क्षेत्रीय विस्तार नहीं हो पाया। दूरस्थ क्षेत्र जैसे कि बंगाल लगभग स्वतंत्र ही रहे। दूरस्थ क्षेत्र जैसे हम देखते हैं बंगाल स्वतंत्र ही बना रहा। नए क्षेत्र के विजय की कोशिश नहीं की गई। ऐसी कोशिश आगे कब होता है? ऐसी कोशिश आगे खिलजी तथा तुगलक काल में ही जाकर हो सका। खिलजी तथा तुगलक काल में ही जाके हो सका।
तुगलक काल में ही जाकर हो सका, इस दौरान में ही जाकर हो सका। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान दिल्ली के विभिन्न सुल्तान अथवा इस पद के दावेदारों के मध्य लगातार संघर्ष चलता रहा। इस पद के दावेदारों के मध्य लगातार संघर्ष चलता रहा। दावेदारों के मध्य लगातार संघर्ष चलता रहा। मंगोल आक्रमण सहित कई कारणों से इस काल में दिल्ली सल्तनत का व्यापक क्षेत्रीय विस्तार नहीं हो पाया। दूरस्थ क्षेत्र जैसे बंगाल आदि स्वतंत्र ही बने रहे, बंगाल क्षेत्र स्वतंत्र ही बना रहा। नए क्षेत्र की विजय की कोशिश नहीं की गई। ऐसी कोशिश आगे खिलजी और तुगलक काल में ही जाकर के संभव हो पाया। इस दौरान दिल्ली के विभिन्न सुल्तान अथवा इस पद के दावेदारों के मध्य लगातार संघर्ष चलता रहा था। लगातार संघर्ष यहां पर चलता रहा, ठीक है। लेकिन इस संघर्ष के बावजूद भी यह सफलता रही। इस आंतरिक संघर्ष के बावजूद मामलुक वंश की सफलता रही कि इसने क्या किया, इसने मंगोल जैसे विदेशी आक्रमणकारियों का भी सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मंगोल जैसे प्रभावी आक्रमणकारियों का भी सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। एक थोड़ा सा हम यहां ले लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट, सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मंगोल आक्रमण सहित कई कारणों से इस काल में दिल्ली सल्तनत का व्यापक क्षेत्रीय विस्तार नहीं हो पाया। दूरस्थ क्षेत्र जैसे बंगाल, बिहार, बंगाल है, आप इसमें राजस्थान भी जोड़ सकते हैं, आदि भी होगा। तो नए क्षेत्र की विजय की कोशिश नहीं की गई। ऐसी कोशिश आगे खिलजी और तुगलक काल में ही जाकर हो सका। इस दौरान दिल्ली के विभिन्न सुल्तान अथवा इस पद के दावेदारों के मध्य लगातार संघर्ष चलता रहा। इस आंतरिक संघर्ष के बावजूद मामलुक वंश की सफलता रही कि इसने मंगोल जैसे प्रभावी आक्रमणकारियों का भी सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया, यानी उसे दिल्ली तक स्थापित नहीं होने दिया। दिल्ली तक स्थापना उसकी नहीं हो पाई, दिल्ली तक वह स्थापित नहीं हो पाया। ये इसका एक हम देखते हैं कि सुपरिणाम मिलता है। तमाम देखिए मामलुक वंश के जो हैं, मामलुक वंश आप जानते ही हैं कि मामलुक वंश के राजा उतने प्रभावी नहीं है। जैसे बलबन को देखिएगा, तो बलबन इतना प्रभावी है, दिखता है, लेकिन वो कहीं विजय करने के लिए नहीं जाता है। एक बार अपने जीवन में वो बाहर निकला था बंगाल के लिए, और फिर जाकर के दोबारा कभी नहीं गया। यानी जब भी रहता था वो दिल्ली के आसपास ही रहता था। प्रयास था कि ब्यास नदी के इस पार मंगोल नहीं आए। मंगोल आक्रमण करते थे, मंगोल क्या हो रहा था, मंगोल अब किसी सीमा दर सीमा नहीं बढ़ रहे, वो डायरेक्ट दिल्ली को कैप्चर करना चाहते, और जैसे दिल्ली की तरफ आए उसको हरा दे। क्योंकि एक बहुत अच्छी नीति हमने बनाई थी कि बहुत सारे सीमावर्ती किलों को हमने मजबूत बना दिया था। जितने भी सीमावर्ती किले थे सबको हमने क्या कर दिया था, मजबूत बना दिया था। जैसे यहाँ पर हमने देखा, ये देखिए, ये वाला मैंने कल मैप दिखाया था ना, यहाँ हम देखते हैं कि जो पहले का इलाका है, जैसे हम देखते हैं ये गजनी है, ये काबुल है, ये कांधार है, यहीं पर पास है। फिर हम देखते हैं ये तो भारत का इलाका है जो डॉट डॉट वाला है, ये बीच का इलाका यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान का है, और इसके बाद हम अफगानिस्तान का एरिया देखते हैं। अगर हम पाकिस्तान के एरिया को, जो पाकिस्तान का बॉर्डर देखें, पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसे आता है जो अफगानिस्तान से सटा हुआ है, ठीक है। अगर हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पर ही यहीं पर हम अगर बना लेते हैं, एक किले की श्रृंखला बना लेते हैं, 3 श्रृंखला हमने बना ली, थोड़ा सा पीछे हट जाइए तो लाहौर आ जाएगा। मान लीजिए लाहौर से आप बना लेते हैं, और दूसरा हम देखते हैं कि लाहौर तो यहाँ है, और दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ आकर के हमने एक श्रृंखला बना ली,
तो दिल्ली तक आना मुश्किल हो जाएगा। यानी 2 किलों के बीच में उसको हम फंसा सकते हैं। यहाँ पर भी हमारी सेना बैठी है और यहाँ पर भी हमारी सेना बैठी है, तो दोनों के बीच में हम फिल्टर कर सकते हैं। हालांकि मंगोल इतने तेज आक्रमणकारी थे, मतलब इतना जोर से आक्रमण करता था कि सारा प्रतिरक्षा चौकी ही भंग हो जाए। इसलिए फिर भी इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लगभग आप मंगोलों को रोकने में सफल हो जाते हैं। मंगोल आक्रमणकारी आते बेशक, लेकिन यहां पर वो राज्य अपना स्थापित नहीं कर पाते हैं, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से में देखेंगे यह ठोस राज्य की स्थापना कर पाता है। ये था आपका मामलुक वंश। मामलुक मतलब जो दास पहले कभी ना कभी रहा है, इसके वंश की चर्चा हो रही थी। यहां से अगर हम चलें इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद, तो हमें अब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ये वाला। अब हम लोग इस चैप्टर में आएंगे जबकि हम खिलजी वंश वगैरह को देखेंगे। जब खिलजी वंश हमारा चलेगा या तुगलक वंश होगा, इसमें हम सभी राजनीतिक विस्तार को कवर अप कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 है, 1214 ईस्वी। खिलजी और तुगलक को देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 आप पढ़ करके रखिएगा। मंडे को आपकी क्लास होनी है। आज क्लास को यहीं एंड करेंगे, मंडे को क्लास लेंगे क्योंकि 9 बजे तक ही रखेंगे। वैसे स्लॉट खाली था, मुझे पता है कि 9 बजे वाला नहीं है, लेकिन मैडम ने भी क्लास इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उनको भी ऑफिस से जाना होता है। आज जूम मीटिंग भी हम 12 बजे से रखते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि लिंक से जुड़ नहीं पाते, तो आप अपने सिस्टम को ज़रा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मेरे तरफ से तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो आप अपने सिस्टम को चेक कर लीजिएगा। करना क्या है, गूगल मीट का ऑप्शन खोलना है। जब जीमेल वाले में जाते हैं तो वहीं 4 डॉट ऐसे ऐसे बना रहता है, बहुत सारा डॉट ऐसे बना होगा, कोने पर देखेंगे ऐसे डॉट बना होता है। इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ गूगल मीट खुलेगा। गूगल मीट पर जैसे क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल पर आधे घंटे के लिए ही लिंक डाला जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक हम 100 बच्चे को ही टैकल कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। 100 हो भी नहीं पाता है, बहुत सारे बच्चे बच भी जाते हैं। तो आधे घंटे के अंदर ही हम लिंक डिलीट कर देते हैं। तो आपको हर हालत में 12 बजे से एक्टिव रहना पड़ेगा। तो 12 बजे एक्टिव रहेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना है, आप खुद ही जुड़ जाएंगे, वहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोग रोज होता है, और अब तो खैर कुछ नई प्रक्रिया भी हम लोग अपना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सारी बातें समझ पा रहे होंगे। मैं मंडे को आता हूँ, फिर इसी क्लास को कंटिन्यू करूँगा जो चैप्टर मैंने दिखाया था उसके बाद के भाग से। ठीक है, कुछ कहना भी हो तो एक बार देख लेते हैं। पर्सनल मैसेज नहीं कर पा रहे हैं वंदना, लेकिन कॉन्टैक्ट सेव करके आप कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो भी। रिंकू, आप थे भाई तो क्या कर सकते हैं, गुलाम वंश के शासक भी मजबूत थे, ये अब कह सकते हैं आप। वंदना पांडे, आप जोड़ लेंगे, अगर कॉन्टैक्ट सेव कर लेंगे तभी आप मैसेज कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं। 12 घंटे का क्लास लीजिए, ले लेंगे गोरख जी, लेकिन लेंगे तभी तो जब होगा तब ना। हाँ, आज टैलेंट ग्रुप का भी एक मीटिंग है, उसके लिए हम अलग से कुछ प्रयास कर रहे हैं कि ताकि मुख्य परीक्षा में आपको बेहतर तरीके से हेल्प कर पाए। लेकिन उसमें सभी बच्चे नहीं जुड़ेंगे, मतलब जुड़ने लायक अभी नहीं होंगे, क्योंकि एक तो बच्चे नियमित रूप से लिखते नहीं हैं। जो बच्चे नियमित नहीं लिखते हैं उनको फ़ायदा क्या है इतना मेहनत करने का, क्योंकि हम लोगों ने प्रयास ये किया है कि अगर हमारा बच्चा प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करता है और वह क्लेम करता है कि मेरे पास संसाधन नहीं है कि हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर पाए, तो उनको हम दिल्ली बुला लेंगे। 3-4 महीने के लिए उसको दिल्ली में रहना खाना जो भी है उसका, मतलब रहने खाने का हम या पढ़ने की फैसिलिटी पूरा देंगे, ताकि वो मुख्य परीक्षा के लिए अच्छा प्रयास कर सके। और जो बच्चे नियमित हैं नहीं, तो उनको फिर बुलाने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं सबको तो नहीं जोड़ेंगे, जो टैलेंटेड से बच्चे हैं उनको पहले ग्रुप में हम जोड़ रहे हैं, और आज उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ग्रुप बना दिया गया है, लड़कों का अलग बनाया गया है, लड़कियों का अलग बनाया गया है। आप लोग भी प्रयास करिएगा, क्योंकि सभी भाई बहन आप साथ रहते हैं, भाई बहन नहीं भी हैं तो सब लोग फ्रेंड हैं, साथ में रहते हैं। तो नंबर की शुद्धता हमें बना के रखनी होगी। ऐसा नहीं कि किसी का किसी ने, मतलब वैसे तो लड़कियों का अलग है, तो लड़कियां अलग है, तो लड़कियों से भी ये गुजारिश होगी कि अपने नंबर को सेफ रखें। लड़कों से भी गुजारिश होगी कि अपने नंबर को सेफ रखें। अब हम लोग भी जुड़े हुए, यानी मेरा मोबाइल भी नंबर भी आपके पास होगा, तो आपसे गुजारिश होगी कि आप मेरा नंबर भी सेफ रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको डाल दिया फिर मुझे मतलब इतने मैसेज आएंगे कि मैं किसी को टैकल ही नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जो कि फ्री क्लास में तो कभी संभव ही नहीं हुआ है, आज तक किसी से नहीं हुआ है, बड़ी से बड़ी कोचिंग में भी नहीं हुआ है। अपना अनुभव डाल करके प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करें आपके लिए कि लास्ट में आपको बहुत फायदा हो।
तो 2024 से 2025 से 2026 तक हम लोग इस सभी चीज़ को सेटल कर लेंगे। पहले 2024 को टारगेट करते हैं, फिर 2025 वाले को करेंगे, फिर 2026 वाले को करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी को जरूर समझिएगा। ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिएगा, शुरुआत में समझ नहीं आ रहा है पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ टुनटुन जी, अगर कोई क्वेश्चन छूटा है तो उसको भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, बाय एंड टेक केयर।